हाँ तो वो भी ऐसे बेफिक्री से घोड़े बेच के सोती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कौन कमरे में आया और कौन गया। ऋषि बोला, बच्ची है अभी, इतनी समझ नहीं है, और फिर 2 दिन से रस्मों की वजह से थकी होगी। धीरे धीरे सब समझ जाएगी, लेकिन पहले उसे खुद से मिलवाओ तो सही। शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। देखते हैं और कितने दिन मैडम मुझसे अजनबी बनकर रहती हैं, ऋषि ने कहा। फिर शैलजा को देखकर बोला, अच्छा भाभी माँ, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। नाश्ता तो अभी नहीं बना ऋषि, शैलजा ने कहा। वाट, नाश्ता नहीं बना अभी? वो क्यों? ऋषि हैरानी से बोला। वो इसलिए क्योंकि, शैलजा बात पूरी करती उससे पहले दादी माँ ने पीछे से कहा, क्योंकि आज इस घर की नई बहू की पहली रसोई की रस्म है। ऋषि ने पलटकर देखा तो दादी माँ उन्हीं की ओर आ रही थी। गुड मॉर्निंग दादी माँ, ऋषि बोला। गुड मॉर्निंग बेटा, दादी माँ पास आकर चेयर पर बैठते हुए बोली। शैलजा, जाओ जाकर देखो वसुधा उठी या नहीं, आज उसकी पहली रसोई है, भगवान को उसके हाथों से भी भोग लगेगा। दादी माँ ने कहा। ओके दादी माँ, आप लोग अपनी रस्में करो, मैं चला ऑफिस, मेरी एक मीटिंग है आज, मैं ऑफिस से ही कुछ खा लूँगा। ऋषि ने चेयर से उठकर कहा और जाने लगा। ऋषि, आज तुम्हारी बीवी की पहली रसोई की रस्म है, तो जो बनेगा वो तुम्हें भी खाना होगा, दादी माँ ने सख्ती से कहा। ओहो दादी माँ, अब ये क्या है? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ बनाना आता होगा, हॉस्टल में रहती थी वो, पहले पूछ तो लो कि बनाना आता भी है या नहीं, ऋषि ने झुंझलाते हुए कहा। ऋषि, दादी माँ ने आंखें दिखा दी तो ऋषि बेमन से सिर नीचे किए बैठ गया। दादी माँ ने शैलजा को जाने का इशारा किया तो शैलजा ने हल्के से सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ी ही रही थी कि ऊपर देख उसके कदम वहीं रुक गए। शैलजा को ऐसे ऊपर से देखता देख सबकी ही नज़रें उसी ओर चली गई तो देखा वसुधा ऑरेंज कलर की शिफॉन साड़ी पहने खड़ी थी, मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी और हाथों में भरी चूड़ियाँ, बिल्कुल नई नबीली दुल्हन की तरह रेडी होकर वो नीचे ही आ रही थी। ऋषि तो एकटक उसे देख रहा था और दादी माँ उसे देख मुस्कुराते हुए उसकी नज़र उतारने लगी। वसुधा सबको ऐसे देख हिचकिचाते हुए नीचे आई। उसने सबसे पहले दादी माँ के पैर छुए, जिस पर दादी माँ ने खुश होते हुए उसे अपने ही अंदाज में आशीर्वाद दिया। ऋषि की नज़रें अब भी उस पर ही थी। वसुधा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम्हें कुछ बनाना आता है या नहीं? अगर नहीं आता तो शैलजा से पूछकर कुछ मीठा बना लेना, शैलजा तुम्हारी हेल्प कर देगी, दादी माँ ने कहा। नहीं दादी माँ, मुझे खाना बनाना आता है, भले ही मैं हॉस्टल में रही हूँ, लेकिन मेरी दादी ने मुझे खाना बनाना भी सिखाया है। सॉरी, मेरी दीदी ने मुझे खाना बनाना भी सिखाया है। आप बताइए क्या बनाना है? वसुधा ने शांत और वसुधा ने शांत भाव से कहा। ये सुन दादी माँ ने ऋषि को देखा और व्यंग से मुस्कुराने लगी, जैसे कह रही हो कि तुम्हारा अंदाज़ा गलत निकला ऋषि। ऋषि ये देख अपनी नज़रें वसुधा से हटाकर दादी माँ को घूरने लगा। आओ मेरे साथ, शैलजा ने कहा तो वसुधा उनके साथ किचन में चली गई। देखो, ये है हमारा किचन, वैसे तुम्हें यहाँ हमेशा आने की ज़रूरत नहीं है, खाना तो इस घर में महाराज जी ही बनाते हैं, लेकिन ओकेजनली मैं भी बना लेती हूँ, शैलजा ने कहा। अब क्या बनाना है ये बता दीजिए, और किसको क्या पसंद है? वसुधा ने पूछा। खाने को लेकर इस घर में किसी कोई ख़ास फरमाइश नहीं होती, सबको घर का सिंपल खाना ही पसंद है। देवर जी की यही पसंद है, देश विदेश से घूम कर आ गए, लेकिन खाना उन्हें घर का ही पसंद आता है, कोई फैंसी फूड पसंद नहीं है उन्हें, शैलजा ने सहजता से कहा। लेकिन देवर जी सुन, जाने क्यों वसुधा की धड़कनें तेज हो गई। उसने मन में सोचा, देवर जी मतलब ऋषि, मेरा पति, क्या वो इस समय घर में है? क्या हुआ, कहाँ खो गई? शैलजा की आवाज़ से वसुधा अपने ख्यालों से बाहर आई। कुछ नहीं भाभी, वसुधा ने कहा और अपना पल्लू कमर में टांग दिया। तुम खीर बना लो, बाकी मैं बना लेती हूँ, शैलजा ने कहा तो वसुधा ने रोकते हुए कहा। नहीं भाभी, आप बस मुझसे यहीं खड़े होकर बातें कीजिए, मैं सब बना लूँगी। अच्छा ठीक है, खीर के साथ छोले पूरी भी बना लेना,
शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। वसुधा अपने काम में लग गई। उसने पतीले में दूध निकाला और गैस स्टोव पर चढ़ाया और खीर के लिए चावल निकालने लगी। वो इतनी कुशलता से काम कर रही थी कि शैलजा उसे बस देखे जा रही थी। तुमने इतनी जल्दी साड़ी बांधना सीख ली? शैलजा ने कहा। आपने तो कहा था कि तुम सीख जाना। तो सीख लिया, वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे बहुत प्यारी लगती हो साड़ी में, शैलजा बोली। थैंक यू भाभी, वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। शैलजा कुछ सोचते हुए बोली। देवर जी ने कुछ नहीं कहा तुमसे? कुछ कहा नहीं मतलब? वसुधा ने नासमझी से पूछा। मतलब तुम्हारी तारीफ नहीं की, इतनी सुंदर जो लग रही हो, शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुन वसुधा एकदम से मुंह बनाकर बोली। हैं कहाँ आपके देवर जी? मैंने तो अब तक उन्हें देखा भी नहीं है। 2 दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए। पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं आपके देवर जी। वसुधा अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी और शैलजा उसे हैरानी से देख रही थी। वसुधा को जब एहसास होता है कि वो क्या बोल रही है तो अचानक चुप हो जाती है। वो शैलजा को देख बेचारा सा मुंह बनाकर बोली। सॉरी भाभी। अरे सॉरी किस लिए, मैं समझ सकती हूँ। तुम जिस तरह से ये शादी हुई, तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही आना था। लेकिन हो सकता है ऋषि तुम्हारे आसपास ही हो और तुम ही उसे पहचान ना पा रही हो, शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? वसुधा ने फिर से पूछा। कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम तो पढ़ रही थी ना कॉलेज में? शैलजा ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, 2nd ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट आना बाकी है। देखो आगे पढ़ पाती हूँ या नहीं। वसुधा उदासी से बोली। अरे क्यों नहीं पढ़ पाओगी? ऋषि को कोई एतराज़ नहीं होगा तुम्हारी पढ़ाई से, और फिर दादी माँ भी मना नहीं करेंगी, शैलजा ने कहा। आप सच कह रही हैं, वसुधा खुश होते हुए बोली। हाँ, शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बातें कहती रही और वसुधा का नाश्ता भी बनकर रेडी हो गया। लीजिए भाभी, बन गया नाश्ता, वसुधा ने भोग की थाली आगे करके कहा। अरे वाह, लेकिन आज का ये भोग तुम्हारे हाथों से लगेगा, तो चलो चलकर तुम ही लगाओ, शैलजा ने कहा। तो वसुधा भोग की थाली लेकर किचन से बाहर आई और मंदिर की ओर जाने लगी। ऋषि की नज़र ऊपर ही थी। मंदिर में आते ही वसुधा ने अपनी कमर में टांगा पल्लू खोला और सिर पर ले लिया। ऋषि उसकी एक एक हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने माता रानी को भोग लगाया और दादी माँ के पास आकर बोली। दादी माँ, नाश्ता लगा दूँ? हाँ हाँ लगाओ। दादी माँ चेयर पर बैठ गई। रवि भी तब तक नीचे आ गया नाश्ते के लिए। वसुधा ने सबको नाश्ता दिया, लेकिन ऋषि को देख थोड़ा हैरान हुई और मन में बोली, ये बदतमीज इंसान यहाँ भी है। ऋषि उसे एकटक देख रहा था। कैसे घोर रहा है मुझे इतने लोगों के बीच, इसकी इतनी हिम्मत। दादी माँ से ही शिकायत करनी होगी इसकी। लेकिन ये है कौन? वसुधा मन में सोचने लगी। वाह, क्या खीर बनाई है तुमने वसुधा, बहुत स्वादिष्ट, और छोले भी बहुत टेस्टी हैं, रवि ने तारीफ़ करते हुए कहा। हाँ वाकई में बेटा, सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है, दादी माँ ने भी कहा। शैलजा ने भी तारीफ़ की, लेकिन ऋषि बिना कुछ कहे चुपचाप खा रहा था। दादी माँ ने वसुधा को एक सेट का बॉक्स पकड़ाते हुए बोली, ये तुम्हारा नेग। लेकिन दादी माँ, वसुधा कुछ बोलती उससे पहले ही दादी माँ बोली, ये तुम्हारा हक है बेटा, रख लो। वसुधा ने सिर झुकाकर रख लिया। रवि और शैलजा ने भी वसुधा को नेग दिया, लेकिन ऋषि अभी भी खाने में बिजी था। वसुधा अभी भी उसे लेकर कंफ्यूज थी। ऋषि ने नाश्ता फिनिश किया और उठते हुए बोला, ओके दादी माँ, बाय, शाम को मिलते हैं। ऋषि जाने लगा तो दादी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, ऋषि। ये सुन ऋषि के कदम रुक गए, लेकिन ये देख वसुधा बहुत हैरान हुई। वह हैरानी से ऋषि और दादी माँ को देखने लगी। ऋषि पलटकर दादी माँ की ओर आया। जी दादी माँ, अब क्या है? तुम्हें बहू को पग फेरे के लिए उसके घर ले जाना है और शाम को उसे लेके भी आना है, दादी माँ ने उसे हुक्म सुनाते हुए कहा। लेकिन दादी माँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है ऑफिस में, ऋषि ने कहा। काम तो रोज़ ही होता है बेटा, पहले ये काम कर लो। अरविंद का फ़ोन आया था, वो नहीं आ पाएगा, इसीलिए तुम खुद बहू को उसके पापा के घर छोड़ आओगे और शाम को साथ लेकर भी आओगे, दादी माँ ने सख्ती से कहा। ठीक है, ऋषि बोला। वसुधा जाओ, रेडी होकर आओ, दादी माँ बोली तो वसुधा अपने होश में आई हो जैसे। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था जिससे
उसने पिछली रात बदतमीज लफंगा समझ अपने कमरे से निकाला। एक्चुअली में वो ही उसका पति है और वो कमरा भी उसी का है। वसुधा आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी। बहू, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दादी माँ की दोबारा आवाज़ आई। जी जी दादी माँ, वसुधा बोली। जाओ रेडी होकर आओ, दादी माँ ने कहा तो वसुधा ऊपर जाने लगी। इस पर ऋषि बोला, अरे इतनी तो सुंदर लग रही हैं आप, अब और तैयार होने की क्या ज़रूरत है? ये सुन सब हैरानी से ऋषि को देखने लगे। मेरा मतलब है मुझे देर हो रही है और ये कोई बुरी भी नहीं लग रही इन कपड़ों में, चलो जल्दी। ऋषि ने बात संभालते हुए बोला तो सभी मुस्कुराने लगे। माना कि तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है, लेकिन वो इस घर की एक बहू भी है, तो वो वैसे ही जाएगी जैसे इस घर की बहू को जाना चाहिए, दादी माँ ने कहा और शैलजा को इशारा कर दिया। शैलजा ने इशारा समझ वसुधा को लेकर कमरे में चली गई और ऋषि खड़ा देखता ही रह गया। उसे अब बहुत खीज होने लगी। शैलजा ने वसुधा को कमरे में लाकर उसके लिए अच्छी हैवी साड़ी सिलेक्ट की और उससे मैचिंग ज्वेलरी वसुधा को तैयार करने लगी। तो देख लिया मेरे देवर जी ने देवरानी जी तो देख लिया मेरे देवर जी को देवरानी जी, अब पता चला वो तुम्हारे आसपास ही थे, तुम ही पहचान नहीं पाई, शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वसुधा परेशान थी, उसने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ, परेशान लग रही हो, क्या सोच रही हो? शैलजा ने वसुधा को परेशान देखकर कहा। वो भाभी, कल रात वो कमरे में आए थे, लेकिन मैंने बहुत बदतमीजी से उनसे बात की और उन्हें कमरे से भी निकाल दिया। वसुधा हकलाते हुए बोली, क्या तुमने देवर जी को कमरे से निकाल दिया? शैलजा झूठी हैरान होते हुए बोली, क्योंकि उसे तो पहले से ही ऋषि ने सब कुछ बता दिया था। हाँ भाभी, अब क्या होगा, वो बहुत गुस्सा होंगे ना मुझसे, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे लगा कि पता नहीं कौन मेरे कमरे में घुस आया तो मैंने निकाल दिया कमरे से, वसुधा मासूमियत से बोली। उसकी मासूमियत देख शैलजा मुस्कुराने लगी। कोई बात नहीं, अब तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और अपने पापा के घर खुशी खुशी जाओ। ऐसे परेशान चेहरा लेकर जाओगी पापा से मिलने? शैलजा ने कहा तो वसुधा ने नाम में गर्दन हिला दी। कुछ देर बाद जब वसुधा तैयार होकर नीचे आई तो सभी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे और ऋषि तो अपलक उसे निहारने लगा। रेड कलर की बनारसी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी, हाथों में भरी चूड़ियाँ और मांग में भरा सिंदूर, वसुधा बहुत प्यारी लग रही थी। वसुधा की नज़र जब ऋषि पर पड़ी तो वो कुछ सकुचाते हुए शर्माते हुए नीचे उतरने लगी। अपनी एक हाथ की उंगलियों से वो गालों पर आने वाली लटों को अपने कान के पीछे करती वो सीढ़ियाँ उतर रही थी। ऋषि अभी भी एकटक उसे देख रहा था। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई और दादी माँ के पैर छूकर बोली, दादी माँ मैं आती हूँ। दादी माँ उसका माथा चूम लेती हैं। बहुत प्यारी लग रही हो, खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी आओ ऋषि, दादी माँ ने आवाज़ दिया। लेकिन ऋषि को अब भी कोई होश नहीं। ऋषि, दादी माँ ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा तो ऋषि जैसे ख्यालों से बाहर आया। जी जी दादी माँ, ऋषि बोला। बहू को संभाल के ले जाना, दादी माँ बोली। जी, ऋषि ने कहा और वसुधा की ओर देख बोला, चले? तो वसुधा ने सिर हिला दिया। ऋषि बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और पीछे पीछे वसुधा भी आकर कार में बैठ गई। ऋषि ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ऋषि और वसुधा गाड़ी में आके बैठ गए। ऋषि तो अपने फ़ोन में नज़रें गड़ाकर बैठ गया, लेकिन वसुधा की नज़रें ऋषि पर ही थी। ऋषि को जब उसकी नज़रें खुद पे महसूस हुई तो वो फ़ोन में देखते हुए ही बोला, कुछ कहना चाहती हो? ये सुन वसुधा चौंकते हुए बोली, जी। ऋषि ने नज़रें उठाकर ऊपर देखा तो उसकी नज़रें वसुधा की नज़रों से जा मिली। उसकी मासूम निश्चल आँखों में ऋषि को ढेर सारे सवाल नजर आए। ऋषि ने उसकी आंखें देख पूछा, कुछ कहना है? ऋषि से नजरें मिलती ही वसुधा ने तुरंत नजरें नीची कर ली और घबराहट में अटकते हुए बोली, नहीं। ऋषि ने कहा और फिर से अपना फ़ोन देखने लगा। पूछना तो बहुत कुछ है मिस्टर ऋषि खन्ना, आपसे ये पूछना है कि आपने मेरी दीदी से शादी के लिए अचानक इनकार क्यों कर दिया? अगर इनकार करना ही था तो पहले पापा की हेल्प का दिखावा क्यों किया? आपने मेरी दीदी का अपमान किया है।
ना आप शादी से इनकार करते, ना मेरे पापा इतनी मुश्किल में फंसते, और ना ही मुझे ये अनचाही शादी करनी पड़ती। और अब ऐसे भोले बनकर बैठे हैं जैसे कि कितने शरीफ इंसान हैं। लेकिन आपकी आंखों में देख जाने क्यों डर लग रहा है। वसुधा मन ही मन सोचने लगी, अजीब लड़की है। कल तो अजनबी समझकर मुझे ऐसे धमका कर कमरे से बाहर निकाला, और अब जब कि जान गई है कि मैं कौन हूँ तो घबरा क्यों रही है। कितने सवाल हैं इसकी आंखों में, लेकिन फिर भी चुप बैठी है। क्या ये सच में डर रही है या सिर्फ डरने का दिखावा कर रही है? और मुझसे डरने की अब क्या वजह हो सकती है? ऋषि भी मन ही मन सोच रहा है। कुछ देर बाद वो लोग वसुधा के घर पहुंचते हैं। गाड़ी घर के दरवाजे पे आके रुकती है। वसुधा गाड़ी से बाहर आती है। उसके पापा और विद्या उसे बाहर ही मिल जाते हैं, जो उन्हीं के स्वागत के लिए खड़े थे। वसुधा गाड़ी से बाहर आई और अपने पापा को देख खुशी से उनके गले लग गई। पापा! वसुधा की आंखें भर आई। बक्सी जी की भी आंखों में नमी उतर आई। वसुधा अपने पापा से अलग हुई और विद्या के गले लगी। बक्सी जी को देख ऋषि भी गाड़ी से बाहर आया। उसने बक्सी जी के पैर छुए तो बक्सी जी ने उसे भी अपने गले से लगा लिया। चलो बेटा, अंदर चलो। बक्सी जी ने कहा, मेरी ज़रूरी मीटिंग है, इसीलिए मैं चलता हूँ। ऋषि ने कहा। ये सुन विद्या और बक्सी जी उसे देखने लगी। ऐसे कैसे? शादी के बाद दामाद पहली बार घर आया है, ऐसे थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। बक्सी जी बोली, प्लीज़ मेरे साथ ये दामाद वाली फॉर्मेलिटी मत कीजिए अंकल, और मेरी सच में ज़रूरी मीटिंग है। मैं शाम को आता हूँ ना, प्लीज़, तब आराम से बैठूँगा। ऋषि ने कहा। जी पापा, ये सच कह रहे हैं, इनकी कोई मीटिंग है। वसुधा ने भी आहिस्ता से बोला तो ऋषि उसे देखने लगा। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन एक शर्त पर, बक्सी जी ने कहा तो सभी उन्हें देखने लगे और ऋषि भी कुछ सोचने लगा। इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि मैं दामाद वाली फॉर्मेलिटी ना करूँ तो तुम भी मुझे अंकल नहीं बल्कि पापा कहोगे। बक्सी जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो ऋषि ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। अच्छा ठीक है अंकल। ये सुन बक्सी जी ने ऋषि को आंखें छोटी करके देखा। आई मीन पापा। ऋषि ने बात संभालते हुए कहा। अब ठीक है, अब तुम जाओ, बक्सी जी ने कहा। ऋषि वसुधा को देखते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। जाते समय उसकी नजरें वसुधा पर ही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। वसुधा कुछ देर ऋषि को जाते देखती रही, फिर अपनी दीदी और पापा के साथ घर के अंदर आ गई। बेटा, तू ठीक तो है ना? वहाँ सब कैसे हैं? बक्सी जी ने प्यार से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, और वहाँ सब अच्छे हैं, वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा तो बक्सी जी को कुछ तसल्ली हुई। अच्छा चलो नाश्ता कर लो, बुआ जी आते हुए कह रही थी। बुआ जी? वसुधा प्यार से बुआ जी के गले लगकर कहती है। मेरी बच्ची, ठीक है तू, चल कुछ खा ले, बुआ जी ने प्यार से कहा। नहीं बुआ जी, नाश्ता मैं करके आई हूँ, आप लोग बैठिए ना, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, वसुधा ने सबको बैठाते हुए कहा। और बता बेटा, ऋषि ने कुछ बताया कि उसने अचानक शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया था और फिर तेरे लिए मान गया? बुआ जी ने अचानक से पूछा। ये सुन सभी बुआ जी और वसुधा को देखने लगे। बुआ जी हैं तो दिल की अच्छी, लेकिन खरी खरी बोलने की उनकी आदत लोगों का दिल दुखा जाती थी। अरे तुझे तो पता ही दिया होगा ना, अब तो तू पत्नी है उसकी, बुआ जी शंका जताते हुए बोली। ये सुन वसुधा ने बिना बोले सिर्फ नामे गर्दन हिला दी। उसके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला हो? बुआ जी ने फिर से तीर छोड़ा। दीदी, कैसी बातें कर रही हो आप? और ये क्या बात हो सकती है जो आप ऐसे गॉसिप कर रही हो? बक्सी जी थोड़ा सख्त लहजे में कहे। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी बहन को देखते ही ऋषि का दिल उस पर आ गया हो और उसने बड़ी बहन से शादी से इनकार कर दिया हो। बुआ जी एकदम से भूल गई। दीदी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अगर घर वाले ऐसे ही कहेंगे तो बाहर वालों की तो ज़रूरत ही क्या है कुछ कहने की? बक्सी जी गुस्से से बोले। मैंने क्या गलत कहा? बस जो संभावनाएं हैं वही तो पूछा।
आखिर हमें पता तो होना चाहिए कि उसने शादी से इनकार किया क्यों। मुझे और तो कोई वजह नहीं नज़र आती, क्योंकि जब तक वसदा नहीं आई थी तब तक सब ठीक था। वसदा शादी वाले दिन आई और उसी दिन लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। ज़रूर उसकी नज़र वसदा पर पड़ी होगी, देखते ही पसंद कर लिया होगा और शादी से मना कर दिया। लोग तो यही कहेंगे कि छोटी बहन ने ही बड़ी बहन का घर बसने नहीं दिया। बुआ जी अपने जहर बुझे दिए चलाने लगी और ये सुन वसदा की आंखों में आंसू आ गए। बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? पहले तो ऐसा कुछ नहीं है। इसने तो ऋषि को देखा तक नहीं था, और अगर ऐसा हुआ भी कुछ है तो इसमें वसदा की तो कोई गलती नहीं। अगर ऋषि ने इसे पसंद किया तो। विद्या ने वसदा को संभालते हुए कहा। बुआ जी और कुछ कहती उससे पहले ही बख्शी जी बोली, बस दीदी, बहुत हो गया। मेरी बच्चियों पर उंगली उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उन्हें बातें सुनाने की। अगर आपको यही सब करना है तो मैं आपकी टिकट करा देता हूँ। आप अपने घर जाइए, सुमित से मैं बात कर लूँगा। बख्शी जी गुस्से से अपने कमरे से चले गए। विद्या भी वसदा को ले के कमरे में चली आई और बुआ जी वहीं खड़ी रह गई। विद्या ने कमरे में आकर वसदा को बिठाया और उसके आंसू पोंछकर बोली, वसदा, रोना बंद करो। तुम तो बुआ जी को जानती हो ना, वो कैसी हैं। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैं ऋषि से इससे पहले कभी नहीं मिली। मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं था। आप जानती हैं ना, वसदा रोते हुए कही। हाँ, मैं सब जानती हूँ, विद्या बोली। मैं जानती हूँ वसु। मैं क्या तुझे नहीं जानती? मेरी बहन कैसी है? तो रो मत प्लीज़, विद्या ने कहा। दीदी, अगर बुआ जी ऐसा सोचती हैं तो और लोग भी यही सोचते होंगे, है ना? वसुधा ने सिसकियाँ लेते हुए पूछा। वसुधा, कोई क्या सोचता है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम तो बस अपने आने वाले कल को संवारो, ऋषि को जानने की समझने की कोशिश करो, विद्या बोली। कैसे दीदी, कैसे? बोलिए ना, वसुधा ने कहा। फिर अपने आंसू पोंछ बोली, ये सब उस ऋषि की वजह से हुआ है। उसकी वजह से हम सब की ज़िंदगी ऐसे राह पे आके खड़ी हो गई है कि आज लोगों की उंगलियां हम पे उठ रही हैं। नहीं वसु, अपने मन में ऋषि के लिए कोई गलत बात मत लाना। वो बहुत अच्छा है। उन्होंने पापा की बहुत मदद की है और शादी की शर्त भी उनकी दादी की ही थी, उनकी नहीं। और वो अपनी दादी की बात को मना नहीं कर सके। देख, ऋषि तेरा भविष्य है, इसलिए उनके लिए मन में गुस्सा और घृणा मत लाना, विद्या ने समझाते हुए कहा। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती दीदी। उनसे नफ़रत है या नहीं ये नहीं जानती, लेकिन प्यार तो कभी नहीं होगा। और फिर आप चाहें कितना भी ना कहें, लेकिन मैं जानती हूँ कि शादी तय हो जाने के बाद एक लड़की अपने होने वाले पति को लेकर मन में जाने कितने सपने बुनती है। कुछ भावनाएं तो आ ही जाती हैं, और ऋषि ने आपके उन्हीं सपनों को तोड़ा है। आपके टूटते सपनों के ढेर पर मैं अपना घर कैसे बसाऊं दीदी? नहीं, नहीं माफ़ कर सकती मैं ऋषि को, वसुधा मन ही मन बोली। ऋषि मीटिंग के बाद अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों के आगे बार बार वसुधा का चेहरा आ जाता है। चाह कर भी वो वसुधा को अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रहा था। वसुधा की रात की बातें याद कर उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। उसी समय उसके कैबिन का डोर खुलता है और ऋषि की ही उम्र का एक लड़का अंदर आता है। वो आते ही ऋषि के मुंह पे एक पंच मार देता है। आउच! आह! ऋषि के मुंह से निकला। सामने खड़ा लड़का उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। ऋषि मुंह पर हाथ रख बोला, अबे यार रोनित, पागल हो गया है क्या? लग गई यार। अच्छा है जो लगी, अभी तो और 2-3 पंच मारने हैं मैंने। रोनित आगे बढ़ते हुए बोला, रुक जा यार, क्या जान लेकर रहेगा मेरी? क्या हुआ है? ऋषि बोला, ये तू मुझसे पूछ रहा है, ये भी मैं बताऊं? तूने शादी कर ली, वो भी बिना मुझे बताए, और पूछ रहा है क्या हुआ है? कैसा दोस्त है तू? रोनित ने ऋषि की कॉलर पकड़कर कहा। ओह, तो इसलिए नाराज़ हैं? ऋषि बोला, और नहीं तो क्या, मेरे बिना तूने शादी कैसे कर ली? इतनी भी क्या जल्दी थी? रोनित बोला, यार जल्दी मुझे नहीं, दादी माँ को थी, और तू तो जानता है दादी माँ को, उन्हें कोई इनकार नहीं कर सकता।
वैसे भी मुझे इस शादी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऋषि ने अपना कॉलर झाड़ते हुए चेयर पर बैठ गया। तू क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देख, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू लड़कियों और प्यार से दूर ही रहता है, फिर ये शादी? रोनित भी उसके सामने की चेयर पे बैठते हुए बोला ना, ये शादी दादी माँ की जिद की वजह से हुई है और किसी को मुश्किल से निकालने के लिए ये शादी करनी पड़ी। ऋषि ने कहा, देख, मेरे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब सिर के ऊपर से जा रहा है। रोनित ने सिर खुजलाते हुए बोला तो ऋषि ने उसे सारी सच्चाई बता दी। रोनित के चेहरे पे कितने भाव आए और गए। मतलब, तूने किसी को नहीं बताया कि तूने शादी से इनकार क्यों किया? रोनित बोला, मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। ऋषि बेफिक्री से बोला, लेकिन तूने इनकार किया क्यों मेरे यार? रोनित ने पूछा, ये मैं तुझे भी बताना ज़रूरी नहीं समझता। ऋषि ने उसे घूरते हुए कहा, और ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट की शादी का क्या माजरा है? रोनित कन्फ्यूजन से बोला, ये तो इसीलिए किया क्योंकि वसुधा बहुत छोटी है। वो अभी ऐसे अचानक शादी होना उसके लिए भी शॉकिंग है। फिर उसके पापा की हेल्प भी करनी थी और दादी की शर्त भी पूरी करनी थी। सोचा कल को वो अगर इस अनचाहे रिश्ते में ना रहना चाहे तो उसके लिए आसानी होगी। ऋषि बोला, और अगर इस 1 साल में उसे तुझसे प्यार हो गया तो? रोनित ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि विश्वास से बोला, ये तो इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकता है? रोनित ने सवाल किया, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उसके लिए अजनबी हूँ। प्यार होने के लिए एक दूसरे को जानना समझना ज़रूरी होता है, और उसे तो आज तक ये भी नहीं पता कि मैं उसका पति हूँ जिससे उसकी शादी हुई है। ऋषि ने कहा और टेढ़ा मुस्कुरा दिया। यार, ये इंडिया है, लंदन नहीं। यहाँ लड़की की अगर किसी से सगाई भी हो तो वो उसके संग जीवन के सपने बुनने लगती है, और तूने तो शादी की है। साथ रहते रहते क्या पता प्यार भी हो जाए। रोनित ने कहा, तू अपनी बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझा तू? ऋषि बोला, और अगर तुझे उससे मोहब्बत हो गई तो? रोनित ने उसकी आंखों में देखकर कहा तो ऋषि की आंखों के आगे एक पल के लिए वसुधा का चेहरा आ गया और उसके चेहरे पे चमक आ गई और होठों पर तो मुस्कुराहट जो रोनित से छिप ही नहीं रही थी। ये किसके बारे में सोच तू मुस्कुरा रहा है? रोनित ने उसकी ओर झुकते हुए पूछा। किसी के बारे में नहीं, तू चुपचाप अपनी जगह पे बैठ। ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है, चल ये बता दे, जिससे तेरी सगाई हुई है वो कैसी है? आई मीन भाभी कैसी हैं, कैसी दिखती हैं? रोनित ने पूछा। वो तो बहुत ही खूबसूरत है, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल और ओस की बूंदों की तरह निर्मल, बहुत ही भोली और मासूम। आंखें तो हिरनी की तरह बड़ी बड़ी और चंचल, और समुंदर से भी ज़्यादा गहरी, और आवाज़ तो इतनी मीठी की जैसे कानों में मिश्री घोल रही हो। ऋषि खोए हुए ही बोला, ओ माय गॉड, तू तो कह रहा था प्यार व्यार कुछ भी होना नामुमकिन है, और यहाँ तो उसको सोच पूरी कविता करने लगा। रोनित ने हैरानी से कहा तो ऋषि अपने ख्यालों से बाहर आया और उससे नज़रें चुराने लगा। अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और तूने उसे इतने अच्छे से जान लिया। साल भर में जाने क्या क्या हो, कहीं तो उसे पसंद तो नहीं करने लगा? रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा तो ऋषि ने उसे घूर कर देखा। मुंह बंद कर अपना, ऋषि बोला और कैबिन से बाहर जाने लगा। अरे कहाँ जा रहा है? रोनित ने उसका हाथ पकड़कर कहा। तेरी भाभी को उसके मायके से लाने पग फेरा है आज उसका, ऋषि ने कहा और आगे बढ़ गया। ओह, तो मैं भी चलूं? मैं भी मिल लूँगा उनसे, आखिर मैं भी तो देखूं जिसकी तूने इतनी तारीफ की है वो सच में वैसी ही है या सिर्फ तेरी नज़रों का धोखा है? रोनित उसके पीछे पीछे चलते हुए कहा। बीवी मेरी है, तू क्यों चलेगा साथ? ऋषि ने उससे घूर कर कहा। अरे देवर तो साथ चल ही सकता है। रोनित अब उसके साथ चलते चलते बच्चों से जिद करते हुए बोला। अच्छा ठीक है चल, लेकिन तू अपनी गाड़ी से आएगा, समझा? ऋषि ने कहा और लिफ्ट में आ गया। रोनित भी उसके साथ लिफ्ट में आया और बोला, ओह यू नीड प्राइवेसी। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी से ही आऊँगा, शादी की बात पराया जो हो गया हूँ।
शादी के बाद पराया जो हो गया है तू, रोनित ने टंकी करने लगा। टंकी साला, ड्राइवर साथ होगा मेरे, कैसी प्राइवेसी। लिफ्ट आकर पार्किंग में रुकी और ऋषि और रोनित लिफ्ट से बाहर आए तो ड्राइवर की छुट्टी कर देते हैं। रोनित ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुझे अगर मेरे साथ चलना है तो शरीफों की तरह बिहेव करना होगा, समझा तू, ऋषि ने वार्न करते हुए कहा और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। रोनित वहीं खड़ा होकर मुंह बनाकर उसे देखने लगा। फिर वो भी अपनी गाड़ी में बैठ गया और कार स्टार्ट करते हुए बोला, अगर इसका पीछा नहीं किया तो ये मुझे छोड़कर भी जा सकता है। रोनित ने पार्क से गाड़ी निकाली और ऋषि की गाड़ी के पीछे लगा दी और केयरफुली कार ड्राइव करने लगा। शाम के 6 बज रहे हैं। ऋषि की कार वसुधा के घर के सामने आकर रुकी। ऋषि कार से बाहर आया, तभी रोनित भी अपनी गाड़ी लेके पहुंच गया। वो भी कार से बाहर आया और ऋषि के पास आकर बोला, अगर लेकर नहीं आना था तो हाँ क्यों बोला, इतनी क्या जल्दी थी तुझे यहाँ आने की, पता है कितना फास्ट ड्राइव करके आया हूँ। ऋषि ने उसे एक नज़र देखा लेकिन बिना कुछ बोले घर के अंदर जाने लगा। उसके पीछे पीछे रोनित भी आया। अरे बेटा, आ गए तुम लोग, तुम आओ आओ, तुम्हारा ही वेट हो रहा था। बक्सी जी ऋषि को देखकर बोले। ऋषि ने उनके पास आकर उनके पैर छुए। खुश रहो बेटा, बक्सी जी ने प्यार से कहा और रोनित को देखने लगे। पापा, ये मेरा दोस्त है ऋषि। ऋषि ने कहा तो रोनित ने अपने हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप। वो मैं ऋषि के साथ ज़बरदस्ती आ गया अपनी भाभी जी को देखने, ये तो मुझे लेकर ही नहीं आ रहा था अपने साथ। रोनित ने शिकायती लहजे में कहा। आओ बेटा, तुम्हारा भी स्वागत है, बक्सी जी ने मुस्कुराते हुए कहा और तीनों सोफे पे बैठ गए। नौकर चाय नाश्ता लाई। बक्सी जी ने दोनों को चाय दी और खुद भी पीने लगे। तुम्हारा दोस्त शादी में नहीं आया था, बक्सी जी ने पूछा। वो अंकल, मैं कल ही लंदन से आया हूँ, अगर यहाँ होता तो ज़रूर आता, इसीलिए तो आते ही अपने यार और उसकी बीवी से मिलने चला आया, जवाब रोनित ने दिया। तो बक्सी जी उसे देख मुस्कुराने लगे मगर ऋषि उसे घूरने लगा। रोनित ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और बक्सी जी से बातें करने लगा। रोनित था फन लिविंग लड़का, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता और सबसे जल्दी ही घुल मिल जाता। बक्सी जी को भी उसका स्वभाव पसंद आया। पापा, आप वसुधा को जल्दी बुला देंगे, घर जाने के लिए देर हो रही है, ऋषि ने कहा। ऐसे कैसे इतनी जल्दी जाने दे सकता हूँ बेटा, दामाद हो तुम इस घर के, बिना खातिरदारी की कैसे जाने दूंगा। अब तुम डिनर के बाद ही जाना, बक्सी जी ने बहुत जोर देते हुए कहा। तो ऋषि मना नहीं कर सका। तीनों आपस में बातें करने लगे लेकिन ऋषि की नज़र न चाहते हुए भी बार बार ऊपर की ओर चली जाती। ये देख बक्सी जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ऋषि बेटा, तुम ऑफिस से सीधे आ रहे हो, थके हुए होगे, जाओ जाकर फ्रेश हो लो। ऋषि ने जैसे ही मना करने के लिए मुंह खोला, उसी समय बक्सी जी ने वसुधा को आवाज़ लगा दी। वसुधा का नाम सुन ऋषि की आवाज़ गले में ही रह गई। बक्सी जी के बुलाने पर वसुधा सीढ़ियों से नीचे आने लगी। ऋषि की नज़र जब उस पर गई तो नजरें वहीं थम गई। हल्के आसमानी रंग की साड़ी और खुले बालों में वो बहुत प्यारी लग रही थी। रोनित ने भी वसुधा को देखा और मुस्कुराते हुए ऋषि को देखने लगा, जो अपलक वसुधा को देख रहा था। रोनित हल्का खांसते हुए उसके कान में बोला, मना की तेरी है और तुझे देखने का पूरा हक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन को अकवर्ड तो मत बना, उसके लिए घर जाकर आराम से बैठकर देख लेना। ये सुन ऋषि अपने होश में आया और रोनित को घूरने लगा। वसुधा नीचे आई और एक नज़र ऋषि को देखा, फिर अपनी मीठी आवाज़ में बोली, जी पापा, आपने बुलाया। उसकी आवाज़ सुन ऋषि फिर से उसे देखने लगा। बेटा, ऋषि को अपने कमरे में ले जाओ, फिर सो लेंगे और थोड़ा आराम भी कर लेंगे, बक्सी जी ने कहा। जी पापा, वसुधा ने सिर झुकाकर कहा और ऋषि को देख बोली, आइए। ऋषि अभी भी वहीं खड़ा रहा। ये देख रोनित ने उसे कोहनी मारी और खुद आगे आकर बोला, भाभी जी, मैं रोनित, ऋषि का दोस्त, कल ही लंदन से आया हूँ और आज आपसे मिलने। रोनित ने अपने ही अंदाज में कहा और वसुधा की ओर हाथ बढ़ा दिया। वसुधा ने रोनित के बढ़े हुए हाथ को देखा।
फिर ऋषि की ओर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, जी नमस्ते। ये देख ऋषि की होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोनित ने खिसियाते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया और हाथ जोड़कर उसने भी नमस्ते कर लिया। वसुधा ऋषि की ओर देख बोली, चलिए। ऋषि ने सिर हिलाया और उसके साथ ऊपर जाने लगा। चलो बेटा, तुम्हें भी गेस्ट रूम दिखा दूँ, बक्सी जी ने कहा। अरे नहीं अंकल, मैं तो घर से ही आ रहा हूँ, आप बैठिए ना, हम बातें करते हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, रोनित ने कहा तो बक्सी जी मुस्कुराने लगे और दोनों फिर से अपनी बातों में लग गए। वसुधा और ऋषि सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। वसुधा आगे और उसके पीछे पीछे ऋषि है। आखिरी सीढ़ी पर आते ही वसुधा का पैर अपनी ही साड़ी में उलझा और वो गिरने लगी कि ऋषि ने आकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। ऋषि का एक हाथ वसुधा की कमर पर, एक हाथ पीठ पर था और वसुधा ने अपने दोनों हाथों से ऋषि के शर्ट की कॉलर को कस के पकड़ लिया। उसकी आंखें डर की वजह से बंद हो गई थी। ऋषि उसके चेहरे को बहुत प्यार से देख रहा था। वसुधा की बंद पलकें घबराहट की वजह से फड़फड़ा रही थी। वसुधा को जब एहसास हुआ कि उसे किसी ने थाम रखा है, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी आंखें खोली। ऋषि को देख वो भी उसकी आंखों में खो गई। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए। ऋषि की पकड़ उसकी कोरी कमर पर और कस गई तो वसुधा की आंखें इस एहसास में खुद ब खुद बंद हो गई। वसुधा को उसकी छुअन एक अजनबी एहसास दे गई। ये पहली बार है जो दोनों ऐसे करीब आए थे और इस बार अजनबी की तरह नहीं। वसुधा, ऋषि ने जब आहिस्ता से कहा तो उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन ऋषि को देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से अलग होने लगी। इस हड़बड़ाहट में वो एक बार फिर लड़खड़ाई तो ऋषि ने उसकी बाहें फिर से थाम ली। संभल कर, क्या कर रही हो, ऋषि ने कहा तो वसुधा संभलते हुए उससे अलग हुई और आगे खड़ी होकर बोली, जी थैंक यू। इस पर ऋषि ने कुछ नहीं कहा और हाथ दिखाकर आगे चलने का इशारा किया तो दोनों साथ चलने लगे और कमरे में आ गए। ये मेरा कमरा है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी आती हूँ, वसुधा ने कहा और वहाँ से जाने लगी। सुनो, ऋषि ने कहा तो वसुधा के कदम रुक गए। जी, वो बिना पलटे ही बोली, तुम्हारा यहाँ से जाना ज़रूरी नहीं है, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत हुई तो तुम यहीं रुको, ऋषि बोला। ये सुन वसुधा पलटी और सवालिया नज़रों से ऋषि को देखने लगी। ऋषि उसकी आंखों में आए सवाल देख बोला, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा कमरा है और ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ, वसुधा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा और वहीं बेड के पास आकर खड़ी हो गई। ऋषि ने चारों ओर नज़रें घुमाकर देखा। कमरा बहुत ही प्यार से सजा हुआ है, जैसे कि एक लड़की का होना चाहिए। दीवारों पर पिंक कलर के पर्दे, उसी से मैच होते फर्नीचर, स्टडी टेबल वगैरह। एक दीवार पर वसुधा की फैमिली फ़ोटो थी। ऋषि तस्वीरों को देख मुस्कुरा उठा। वो हल्के से बुदबुदाया, बिल्कुल बच्ची है ये। जी, आपने कुछ कहा, वसुधा ने पूछा। नहीं, ऋषि ने कहा और अपना ब्लेज़र उतार दिया। ब्लेज़र उतारते ही ऋषि की स्लिम फिट शर्ट की वजह से मस्कुलर बॉडी साफ नज़र आ रही थी। वसुधा की नज़रें उस पर ही थी। उसने अपनी शर्ट की बाजू कोहनी तक फोल्ड की और ऊपर के 3 बटन खोले। ये देख वसुधा घबरा के पलट गई। डोंट वरी, शर्ट नहीं उतार रहा हूँ, बस ऊपर के बटन खोल रहा हूँ, फॉर रिलैक्सेशन। ऋषि ने जब उसे ऐसे मुड़ते हुए देखा तो कहा। वसुधा ये सुन अपनी आंखें बंद कर सिर पर हल्की चपत लगाई, जिसे देख ऋषि के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो वसुधा को वैसे ही छोड़ वॉशरूम में चला गया। दरवाजे की आवाज़ से वसुधा ने आंखें खोली। क्या हो गया था मुझे, मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी, क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में, वसुधा खुद इससे बोलने लगी और यही सोचते हुए बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद ऋषि वॉशरूम से बाहर आया। वसुधा अभी भी अपनी ही सोच में थी। ऋषि बेड के पास आया और अपना ब्लेज़र उठाने के लिए झुका, जो वसुधा के पास ही पड़ा हुआ था। वसुधा ऋषि को देख हड़बड़ा कर उठने लगी तो ऋषि के सिर से उसका सिर टकरा गया। आओ, क्या कर रही हो, देख कर नहीं उठ सकती क्या, सिर सहलाते हुए ऋषि बोला। सॉरी।
वसुधा भी अपना सिर सहलाते हुए बोली और वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि फिर से अपनी साड़ी में उलझ कर लड़खड़ाने लगी। वो गिरती उससे पहले ही ऋषि ने उसे थाम लिया। ऋषि ने उसका हाथ पकड़ झटके से अपनी ओर खींचा तो वसुधा सीधे उसके सीने से आ लगी। ऋषि संभल नहीं पाया और उसे लिए ही बेड पर गिर गया। ऋषि नीचे और वसुधा उसके ऊपर। उसके बाल ऋषि के चेहरे पे आ रहे थे। उसके बालों से आने वाली भीनी भीनी खुशबू में ऋषि खोने लगा और वसुधा उसके सीने से लगी उसके परफ्यूम की खुशबू में। दोनों की आंखें बंद थी। दोनों उस एहसास में खोए रहे। वसुधा ने अपनी आंखें खोली तो नज़र उसके सीने की बाईं ओर बने टैटू पर गई, जहां बड़े ही रचनात्मक ढंग से आर गुदा हुआ था। वसुधा की नजरें उसके टैटू पर ही पड़ गई हों जैसे। ऋषि ने जब अपनी आंखें खोली और वसुधा को ऐसे देखा, वो आहिस्ता से उसके कान में बोला, अगर आज का गिरने का प्रोग्राम खत्म हुआ हो तो खड़ी हो जाओ। इतना सुनते ही वसुधा जल्दी से खड़ी हो गई। सॉरी वसुधा फिर से बोलने लगी तो ऋषि ने उसके आगे अपनी हथेली दिखाकर उसे रोक दिया और अपना ब्लेजर पहनकर बिना कुछ बोले कमरे से चला गया। वसुधा भी उसके पीछे पीछे आने लगी। जब ऋषि को महसूस हुआ कि वसुधा उसके पीछे है तो वो वसुधा के लिए रुक गया और उसके साथ साथ चलते हुए शरारत से बोला, कहीं तुम दोबारा न गिर जाओ, इसीलिए साथ ही चलो। ये सुन वसुधा ने मुंह बना लिया। दोनों नीचे आए तो देखा बख्शी जी और विद्या तीनों बैठे उसका ही इंतजार कर रहे थे। आ गया? अरे यार, फ्रेश होने में इतना टाइम लगता है क्या? रोनित ने पूछा तो ऋषि ने उसे घूरा। रोनित ने अपने दांत दिखा दिए। साहब, डिनर रेडी है, नौकर ने आकर कहा। चलिए डिनर करते हैं, विद्या ने उठते हुए कहा तो सभी डाइनिंग टेबल की ओर आ गए। सभी आकर चेयर पर बैठ गए। वसुधा और विद्या खाना परोसने लगी। सभी साथ बैठ डिनर करने लगे। ऋषि बार बार सबसे नजरें बचाकर वसुधा को देख लेता और कमरे में जो हुआ उस बारे में सोच अनायास ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। सभी आपस में बात कर रहे थे लेकिन ऋषि और वसुधा दोनों ही खामोश थे। डिनर खत्म होते ही बोला, अब जाने की इजाज़त दीजिए पापा। ठीक है, अब नहीं रोकूंगा, बख्शी जी ने कहा और विद्या को इशारा किया। विद्या ने वसुधा को देखा तो वसुधा की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। वो विद्या के गले लग रो पड़ी। ऋषि को उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगे। रोनित उसके पास आया और उसके कंधे को हल्का दबा दिया। ऋषि ने उसकी ओर देख अपनी पलकें झपका दी। रोनित ऋषि के साथ बाहर आया और पीछे से वसुधा अपने पापा और विद्या के साथ आई। वो अपने पापा के गले से लगी तो बख्शी जी ने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, जाओ बेटा, जाकर अपना घर बसाओ। ये बोल उन्होंने उसे गाड़ी में बिठा दिया। ऋषि ने बख्शी जी के पैर छुए और बोले, मैं उसका ख्याल रखूँगा पापा, आप चिंता ना करें। ये बोल ऋषि भी दूसरी ओर से आकर गाड़ी में बैठ गया और बख्शी जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी गेट से बाहर आ गई। रोनित भी अपनी गाड़ी में बैठ कर चला गया। ऋषि और वसुधा दुर्गा निवास पहुँचे। उन दोनों को देख दादी माँ खुशी से उसके पास आई और दरवाजे पे ही रुकने को बोल उनकी नज़र उतारने लगी। दोनों ने झुककर उनके पैर छुए। दादी माँ ने उनको आशीर्वाद दिया और प्यार से उनके माथे को चूम लिया। जाओ, तुम दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करो, थक गए होगे, दादी माँ ने कहा तो दोनों अपने कमरे की ओर चली गई। दादी माँ उनको जाते देख मुस्कुराने लगी। क्या हुआ दादी माँ, क्या देख रही हैं आप और ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? शैलजा ने पूछा। यही कि दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, बस दोनों ऐसे ही साथ रहें हमेशा, यही माता रानी से प्रार्थना है, दादी माँ ने दोनों को देखते हुए कहा। ऐसा ही होगा दादी माँ, ऐसा ही होगा, शैलजा ने कहा। क्या तुमने ऋषि से कुछ कहा है? दादी माँ ने पूछा। नहीं, लेकिन ऋषि वसुधा को पसंद करने लगा है, ये उसकी आंखों में दिखता है। और फिर बिना इनकार किए वो वसुधा को पग फेरे के लिए भी ले गया।
शैलजा ने कहा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर शैलजा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगी, दादी माँ ने कहा। वो घर में बने मंदिर की ओर चली गई। ऋषि और वसुधा अपने कमरे में आए। ऋषि तो सीधा चेंजिंग रूम में चला गया। उसके जाते ही वसुधा ने चैन की सांस ली और अपनी साड़ी के पल्लू से पिन निकाल बेड के सिरहाने टेक लगाकर आंखें बंद किए आराम से बैठ गई। ऋषि चेंज करके बाहर आया और बिना वसुधा की ओर देखे उस रूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो उस रूम से बाहर आया तो देखा वसुधा आंखें बंद किए बेड के सिरहाने से बैठी है और बेख्याली में उसका पल्लू कंधे से नीचे सरक आया है। ऋषि ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे की आवाज़ से वसुधा ने आंखें खोली और ऋषि को जाता देख बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुन ऋषि के कदम दरवाजे पर ही ठिठके। वो बिना पलटे ही बोला, सोने जा रहा हूँ। सोने जा रहे हैं? कहाँ? वसुधा ने हैरानी से पूछा। वहीं जहाँ पिछले 2 दिनों से सो रहा था। ऋषि बोला, कहाँ सो रहे थे आप? आपका तो यही कमरा है ना? वसुधा ने पूछा, लेकिन उसे अभी भी अपने पल्लू का कोई ख्याल नहीं था। ऋषि ये सुन पलटा तो वसुधा को वैसे ही देख अपनी नजरें नीची कर बोला, पहले तुम चेंज कर लो, फिर बात करते हैं। वसुधा का ध्यान जब खुद पर गया तो उसने जल्दी से अपना पल्लू कंधे पे रखा और बेड से उठ खड़ी हुई। ऋषि ने अब उसकी ओर देखकर कहा, सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें साड़ी में प्रॉब्लम हो रही है। जी, वो मुझे आदत नहीं है साड़ी की। वसुधा ने धीरे से सिर झुकाकर कहा। तो किसने कहा कि तुम साड़ी पहनो? ऋषि ने पूछा। भाभी ने, वसुधा बोली। भाभी माँ ने तुमसे साड़ी पहनने के लिए कहा? ऋषि ने उसे देखकर कहा। नहीं, भाभी ने ये नहीं कहा कि साड़ी ही पहनो, लेकिन उन्होंने मुझे पहले दिन से सिर्फ साड़ी ही निकाल कर दी है पहनने के लिए, तो मुझे लगा साड़ी ही पहननी है और उन्हें भी मैंने अब तक साड़ी में ही देखा है। तो वसुधा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, साड़ी पहनने के लिए कोई कंपल्सन नहीं है। तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तुम वो पहन सकती हो। बस इतना ख्याल रखना कि तुम इस घर की बहू हो, तो तुम्हारे कपड़ों की वजह से दादी माँ नाराज़ ना हो, बल्कि तुम्हें जो चाहे वो पहनो। बाकी तुम जो चाहो वो पहनो और अभी के लिए जाओ चेंज करके आओ, कुछ कंफर्टेबल पहन लेना जो तुम्हें अच्छा लगे, ऋषि ने कहा। तो वसुधा ने आहिस्ता से सिर हिलाया और चेंजिंग रूम में चली गई। ऋषि कमरे में रखे काउच पे बैठ गया। कुछ देर बाद वसुधा चेंज कर बाहर आई तो ऋषि ने देखा वसुधा ने वाइट कलर का मिनी प्रिंट का टी शर्ट और ग्रे कलर का लोअर पहना हुआ है और बालों की हाई पोनी टेल बनाई हुई है। इस लुक में वो बिल्कुल स्कूल गोइंग बच्ची लग रही थी। उसे देख ऋषि के चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट आ गई। अब बोलो, क्या कह रही थी तुम? ऋषि ने कहा। वो आप दूसरे कमरे में सोने के लिए क्यों जा रहे थे? वसुधा ने पूछा। तुम्ही ने तो मुझे इस कमरे से बाहर निकाला था अपने पति के नाम की धमकी देकर, याद नहीं तुम्हें? याद दिलाऊं? ऋषि ने कहा। तो वसुधा को पिछली रात जो उसने किया, कैसे ऋषि को कमरे से बाहर निकाला, वो सब याद आया। वो मुझे पता नहीं था कि आप ही हैं मेरे पति। वसुधा मासूमियत से बोली। क्या क्या कहा तुमने? कौन हूँ मैं तुम्हारा? ऋषि ने उसे छेड़ने की इरादे से पूछा। जी पति। वसुधा ने ऋषि को एक नज़र देखा, फिर नज़रें झुकाकर बोली। ऋषि को उसकी मासूमियत भा गई। वो प्यार से बोला, तुम आराम से सो जाओ, मैं चलता हूँ। नहीं, आप मत जाइए, वसुधा एकदम से दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। ऋषि उसे संभालिया निगाहों से देखने लगा। वो आप ऐसे दूसरे कमरे में जाके सोएंगे तो लोग सवाल करेंगे, वसुधा बोली। तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऋषि बेफिक्री से बोला। आपको नहीं, लेकिन दादी माँ को पड़ेगा, भैया और भाभी को भी पड़ेगा। जब उन्हें पता चलेगा कि पति पत्नी होते हुए भी हम अलग कमरे में सो रहे हैं, तब उन्हें बुरा लगेगा। वसुधा ने कहा। तो क्या हम साथ सोएंगे एक ही बेड पर? तुम कंफर्टेबल हो? ऋषि ने पूछा। नहीं, मैं काउच पे सो जाती हूँ और आप बेड पर आराम से सो जाइए, वसुधा जल्दी से बोली। तो ऋषि उसे देखने लगा। लेकिन दूसरे कमरे में मत जाइए,
वसुधा फिर से धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन क्या काउच पे तुम कंफर्टेबल होगी? ऋषि ने पूछा तो वसुधा ने सिर हिला दिया। ऋषि आके बेड पे लेट गया और वसुधा काउच पर लेटती ही उसे नींद आ गई और ऋषि उसे देखता ही रह गया।